आज का टॉपिक सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, लेकिन उससे भी बड़ा धमाका हुआ डिबेट का। जब मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, तब इंडिया के अंदर एक अलग ही नैरेटिव वॉर चल रहा है और इस बार ट्रिगर है एक मूवी। क्रिटिक्स इसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, सपोर्टर्स इसे देशभक्ति और रियलिज्म का रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। ये डिबेट सिर्फ सिनेमा तक लिमिटेड नहीं है, ये डिसाइड करने की लड़ाई है कि सच्चाई क्या है और नैरेटिव कौन कंट्रोल करेगा। आज की इस पूरी कहानी को हम ब्रेक डाउन करेंगे फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और बिना किसी अननेसेसरी हाइप के। फिल्म पर सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म में नरेंद्र मोदी के 2014 के यूथ सेरेमनी और 2016 के डीमोनेटाइजेशन के क्लिप्स यूज किए गए हैं। उनका मानना है कि ये इंक्लूजन नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन दूसरी साइड का आर्गुमेंट भी स्ट्रांग है। ये क्लिप्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, हर न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। फिल्म का टोटल रन टाइम लगभग 4 घंटे का है और इन क्लिप्स का ड्यूरेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स का है। तो क्या सिर्फ इतना सा यूज किसी फिल्म को प्रोपेगेंडा बना देता है? ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है जिसका जवाब सिंपल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फिल्म का फंडिंग सोर्स क्या है। आदित्य धर ने इस फिल्म को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग या क्राउड फंडिंग का एविडेंस सामने नहीं आया है। मतलब ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट पैसा लगा है। इसी वजह से फिल्म के सपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि प्रोपेगेंडा का लेबल किस बेसिस पर लगा दिया जा रहा है। हर फिल्म जिसमें नेशनलिस्टिक टोन हो, ऑटोमेटिकली क्या वो प्रोपेगेंडा बन जाती है? ये डिबेट यहाँ और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सिनेमा हिस्टोरिकली भी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हर आइडियोलॉजी प्रोपेगेंडा नहीं होती। ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। इस डिबेट में एक हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी दिया जा रहा है धुरंधर फैंस की तरफ से। उनका कहना है कि फिल्म डिवीजन ने पास्ट में गवर्नमेंट फंडेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी जिनमें इंदिरा गांधी का एक्सटेंसिव फुटेज यूज हुआ था, जैसे आर इंदिरा, आर प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रोजेक्ट्स। ये सब टैक्स पेयर मनी से फंडेड थे। तब इस पर इतना आउटरीच क्यों नहीं हुआ जितना आज हो रहा है? तो सवाल ये उठता है, क्या आउटरीच सेलेक्टिव है? क्या रिएक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट हो रही है? ये कंपैरिजन डिबेट को और लेयर्ड बना देता है। लीगल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो फिल्म ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का अप्रूवल लिया है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट के अंडर सेक्शन 5B1 के हिसाब से फिल्म को सर्टिफाई करने से पहले चेक किया जाता है वो लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब न करे, कम्युनल हार्मनी को इफेक्ट न करे और नेशनल इंटीग्रिटी को हार्म न करे। धुरंधर द रिवेंज ने ये सब चेक्स पास किए हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि लीगल लेवल पर फिल्म एकदम ओके है। तो कंट्रोवर्सी का बेस ज्यादा इमोशनल और आइडियोलॉजिकल है, लीगल नहीं। सपोर्टर्स का कहना है कि आउटरीच सेलेक्टिव है। वो एग्जांपल्स देते हैं जैसे हैदर, जहां आर्मी का नेगेटिव पोर्ट्रेयल हुआ था और उससे क्रिएटिव फ्रीडम कहा गया। द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बोला गया। द केरला स्टोरी पर इस्लामोफोबिया का एक्यूजेशन लगा। ये पैटर्न सजेस्ट करता है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिएक्शन कंसिस्टेंट नहीं होता। हर फिल्म का जजमेंट उनके नैरेटिव और आइडियोलॉजी के बेसिस पर चेंज होता है। यही सेलेक्टिव आउटरीच का कोर आर्गुमेंट है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, फिल्म के विलन कैरेक्टर का एलिजिट कनेक्शन एक रियल लाइफ गैंगस्टर से। ये कैरेक्टर रिपोर्टेडली रिजेंबल करता है अतीक अहमद को। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म में उस कैरेक्टर को पाकिस्तान और आईएसआई लिंक्स के साथ दिखाया गया है। उनका ऑब्जेक्शन है कि ये एग्जैजरेशन है, लेकिन सपोर्टर्स एक और पॉइंट रेज करते हैं, क्या ये एग्जैजरेशन है या डॉक्यूमेंटेड फैक्ट का रिफ्लेक्शन? ये डिबेट का सबसे सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स एंगल है। सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग एक चार्जशीट में अतीक अहमद ने एलिजिडली आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा कनेक्शंस एक्सेप्ट किए थे। ये क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान से वेपन सप्लाई का मेंशन किया था। साथ ही उन पर 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस चार्जेस। ये सब डिटेल्स कंट्रोवर्सी को और इंटेंस बना देते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक डिस्कोर्स में लीगल डॉक्यूमेंट्स और मीडिया इंटरप्रिटेशन के बीच डिफरेंस होता है। हर क्लेम को वेरीफाई करना जरूरी होता है बिफोर फॉर्मिंग एनी कंक्लूजन। इस कंट्रोवर्सी का एक ब्रॉडर पॉलिटिकल एंगल भी है। डेटा के हिसाब से इंडिया की पार्लियामेंट में काफी एमपीज पर क्रिमिनल केसेस हैं। ये सिस्टमैटिक इशू है, इंडिविजुअल नहीं। मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। ये रियलिटी अनकंफर्टेबल है लेकिन एग्जिस्ट करती है। जब सिनेमा ऐसे टॉपिक्स को टच करता है तो रिएक्शन नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। लोगों को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी या पॉलिटिकल बिलीफ्स टारगेट हो रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये है, क्या ये फिल्म सच दिखा रही है या एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है? धुरंधर द रिवेंज के केस में दोनों साइड्स के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये
प्रोपेगेंडा है। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये अनकंफर्टेबल रियलिटी है। रियलिटी शायद इन दोनों के बीच कहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्ट्स को वेरीफाई करना और इमोशनल रिएक्शन से पहले कंटेक्स्ट समझना। ये कंट्रोवर्सी हमें ये सिखाती है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो परसेप्शन शेप करता है और इसी वजह से हर फ्रेम का इम्पैक्ट होता है। सो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म एक नैरेटिव है या एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, एक अनकंफर्टेबल सच्चाई? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।